इस सेशन में हम देखने वाले हैं। पिछले सेशन में हमने देखा था बुद्धिज्म, और इसमें हम देखेंगे जैनिज्म। ठीक है। और जैनिज्म को थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे इसमें, और इसके अलावा हम मौर्यन एम्पायर भी इसी में फिनिश कर लेंगे। तो अब थोड़े थोड़े लेंदी सेशन रखेंगे हम, जल्दी जल्दी कवर करेंगे। सो यूपी के अंदर जैनिज्म की भी बहुत सारी साइट्स हैं। ठीक है। तो 24 तीर्थंकर थे जैनिज्म में, ये आपको पता है। उसमें से 5 तीर्थंकर वो यूपी के अंदर थे। तो उन 5 के नाम पता होना चाहिए। देखो, रिप्रेजेंटेशन जितना आप यूनिक तरीके से करेंगे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके आंसर्स में। तो आप इस तरीके से, जैसे आपको पता है कि 5 तीर्थंकर थे जैनिज्म के जिन्होंने यूपी में जन्म लिया था, तो आप इस तरीके से ये डायग्राम बना सकते हैं। और 5 के नाम, तो सबसे पहले ऋषभनाथ, जो कि पहले तीर्थंकर थे, आपको पता ही है। ऋषभ देव भी बोला जाता है इनको। उनके बाद थे अजीतनाथ। ठीक है। सीक्वेंस में याद रहे तो और बेहतर है। इसके बाद अभिनंदन नाथ, अभिनंदन नाथ। देन सुमतिनाथ। ओके। और सुमतिनाथ के बाद अनंतनाथ। ठीक है। तो ये 5 तीर्थंकर थे। तो आप अंदर लिखेंगे 5 तीर्थंकर। तो रिप्रेजेंटेशन का ही सारा खेल है। आप जितना अच्छा तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए, क्योंकि कंटेंट सबको पता होता है लगभग। तो अब एक एक करके हम पांचों तीर्थंकर के बारे में अगर कुछ पता है तो लिख सकते हैं, अगर नहीं पता तो कोई जरूरी नहीं है। आपको नाम भी पता है, दैट इज सफिशियंट। तो पहले के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए, वो तो ऑब्वियस है, बहुत नॉर्मल जनरल नॉलेज है कि ऋषभ देव, ही वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर। ठीक है। और वी कैन से ही वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। और इनका जो जन्म हुआ था वो आज के अयोध्या में हुआ था। ठीक है। बॉर्न कहाँ पे हुए थे ये? सूर्यवंश में हुआ था इनका जन्म, यानी क्षत्रिय थे, अयोध्या के अंदर। ठीक है। और ये भी माना जाता है, अगर जैन ट्रेडिशन की बुक्स को हम रेफर करें, तो जो ऋषभ देव के सबसे बड़े बेटे थे, ठीक है, उनका नाम था भरत, जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऋषभ देव के सबसे बड़े बेटे थे भरत। ये जैन ट्रेडिशन की बुक्स में है, ऐसा कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है ऐसा कुछ नहीं है। जैनिज्म की बुक्स में इस बात का जिक्र आता है। और अकेले अगर हम काशी की बात करें, काशी के अंदर ही 24 में से 4 तीर्थंकर का जन्म हुआ। वो कौन 4 थे, या जो ऊपर 5 दिए थे, 5 का हमने नाम लिखा है, उनमें से एक है जिनका नाम यूपी में, जिनका जन्म यूपी में नहीं हुआ। अदरवाइज 4 का जन्म यूपी में हुआ, यूपी के काशी में हुआ, मतलब, है ना। तो नंबर 1 पार्श्वनाथ का जन्म हुआ। नंबर 2, सॉरी सॉरी, ये 5 तीर्थंकर, इनका जन्म अयोध्या में हुआ है। ठीक है। नॉट इन यूपी एज सच। ये काशी में जिनका हुआ है, ऐसे 4 हैं, पार्श्वनाथ और चंद्रप्रभा। नेक्स्ट इज सुपार्श्वनाथ। और फोर्थ इज श्रेयांशनाथ। ठीक है। तो ये 5 और 4 9, 9 तीर्थंकर। केवल 2 शहरों में इनका जन्म हुआ, अयोध्या और काशी। ठीक है।
तो अब थोड़ा थोड़ा हम इनमें से भी किसी के बारे में जानना है। जैसे पार्श्वनाथ के बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो किंग अश्वसेन के बेटे थे। ठीक है। और किंग अश्वसेन कौन थे? काशी के नरेश हुआ करते थे, उनके बेटे थे पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ ही थे जो फोर वाउज है ना, फोर वाउज होती हैं जैनिज्म की, वो पार्श्वनाथ ने ही उनको जन्म दिया। कौन कौन सी फोर वाउज है या चार शपथ है? नंबर एक, अहिंसा का जो व्रत है। नंबर दो, अस्तेय, ठीक है, चोरी नहीं करनी। नेक्स्ट इज अपरिग्रह, है ना, कोई चीज जरूरत से ज्यादा इकट्ठी नहीं करनी। और उसके बाद है सत्य। तो ये चार वाउस इसने दिए पार्श्वनाथ ने। ठीक है। और जो पार्श्वनाथ के फॉलोअर थे उनको कहा गया निग्रंथ। निग्रंथ का मतलब दे डोंट फॉलो एनी ग्रंथ। तो ये केवल बातों पे भरोसा करते हैं, बातों को सुनते हैं अपने गुरु की, और किसी बुक को फॉलो नहीं करते। तो ये पार्श्वनाथ के जो भी फॉलोअर थे उनको कहा जाता था निग्रंथ। अब सबसे बड़े जो फिगर हुए जैनिज्म में, उनका नाम आपको पता ही है, महावीर स्वामी। तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल हम यूपी के पर्सपेक्टिव में देख लेते हैं। सबसे पहला तो महावीर स्वामी लास्ट तीर्थंकर थे, ये आपको पता ही है। ठीक है। और कहाँ जन्म हुआ था इनका? वैशाली में। वैशाली यानी बिहार। ठीक है। लेकिन इनके बहुत सारे फॉलोअर यूपी के अंदर भी थे। और जो चार व्रत, फोर वाउज पार्श्वनाथ जी ने दिए थे, उनमें इन्होंने एक और व्रत जोड़ दिया जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। ठीक है। तो इस तरीके से अब वो फोर वाउज कन्वर्टेड इनटू फाइव वाउज। ठीक है। इसके अलावा कुछ फेमस सेंटर्स यूपी में अगर हम देखें जैनिज्म के, मथुरा है, काशी बता ही दिया गया, कौशाम्बी है, हस्तिनापुर है यानी आज का मेरठ के आसपास का इलाका, अयोध्या भी बताया ही गया, महोबा, श्रावस्ती, देवगढ़, ये सब इलाके हैं। तो इनमें हम थोड़ा थोड़ा और डिटेल में जा सकते हैं। जैसे अयोध्या और काशी के बारे में तो और कुछ जानने के लिए बचा नहीं है। आप अयोध्या में बता सकते हो कि वहाँ 5 तीर्थंकर का जन्म हुआ। आप काशी के बारे में बता सकते हैं कि वहाँ 4 तीर्थंकर का जन्म हुआ। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं देवगढ़ की। देवगढ़, तो देवगढ़ में एक जैन कॉम्प्लेक्स बना था, और ये करीब 8वीं शताब्दी का जैन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। इसमें 31 जैन मंदिर है। ऑल्दो ये एक ही टाइम फ्रेम में नहीं बने, 8th सेंचुरी से आगे ये बनते चले गए, लेकिन आज की डेट में यहाँ पे 31 जैन टेम्पल है। ठीक है। और इस तरीके का पूरी दुनिया में लार्जेस्ट कलेक्शन है। ठीक है। अब हम बात करते हैं बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड में भी जैनिज्म के बहुत सारे टेम्पल हैं। और मथुरा की बात करें तो मथुरा में एक जगह है कंकाली टीला। कौन सी जगह है? कंकाली टीला। वहाँ पे जैनिज्म के कुछ प्रमाण मिलते हैं। ठीक है। 2 मंदिर हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि जैनिज्म के बारे में इतना सफिशियंट होगा अगर हम केवल और केवल यूपी की बात करें तो इसके अलावा भी बुद्धिज्म और जैनिज्म के अलावा भी बहुत सारे यूपी में सेक्ट, मतलब जो जो इंडिया में सेक्ट रहे उनका यूपी में कहीं ना कहीं प्रभाव दिखा। जिनमें से कुछ हैं, वैष्णव सेक्ट है जिसको हम भागवत सेक्ट भी कहते हैं, मतलब मथुरा तो उसका सेंटर पॉइंट रहा, आज भी है। इसके अलावा शैविज्म का भी यूपी में बहुत इन्फ्लुएंस रहा। शक्ति सेक्ट का भी ठीक ठाक इन्फ्लुएंस रहा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन शक्ति सेक्ट का भी यूपी के अंदर रहा है। और साइट्स की बात करें, कुछ अदर बुद्धिज्म और जैनिज्म के अलावा कुछ साइट्स जो कि यूपी में हैं, उनमें एक सबसे बड़ा है दशावतार टेम्पल। ठीक है। दशावतार टेम्पल यूपी के अंदर है।
ये कहाँ है दशावतार टेम्पल? ये ललितपुर जिले में है। ठीक है, ललितपुर। और यहाँ भगवान विष्णु की अ, शेषनाग पे लेटी हुई मूर्ति फेमस है दशावतार मंदिर में। ठीक है ना, ललितपुर जिले में। इसके अलावा नाथ सेक्ट के लिए गोरखपुर फेमस है ना। और हठ योग का भी केंद्र रहा है गोरखपुर। तो अभी हम बात करते हैं फिर मौर्यन एम्पायर की। ठीक है, मौर्यन एम्पायर इन यूपी। तो मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, तो मौर्यन एम्पायर का आप मैप बना दो सिंपल। मैप पे मौर्यन एम्पायर के कुछ फेमस साइट्स आप लिख दीजिए। बाकी मैं थोड़े बहुत फैक्ट और बताऊंगा जिनका आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो में पहले तो हम मैप खत्म कर लेते हैं, क्योंकि मैप बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आंसर्स अच्छे बन ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि अगर आपको कुछ अलग करना है तो आपको मैप जरूर बनाने पड़ेंगे। मौर्यन एम्पायर का एक केंद्र था मथुरा। ठीक है, और इसके अलावा सिद्धार्थ नगर। ठीक है, और गोरखपुर, गोरखपुर, और ये सारनाथ। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से साइट्स थे। मैंने देखो जब जब भी आपको कोई भी साइट्स बताइए वो मैप के थ्रू बताइए, और आपको यही पॉलिसी फॉलो करनी है। मैप बनाएंगे तभी आपके आंसर्स में वजन आएगा, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, क्योंकि लिखेंगे सब लोग, सबको कंटेंट पता है। यहाँ खेल केवल और केवल रिप्रेजेंटेशन का है, तो वो आपका किसी भी तरीके से कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। तो देखो मॉडर्न एम्पायर के बारे में कुछ बेसिक बात। एक तो ये इंडिया का पहला पैन इंडिया एम्पायर था। ठीक है, और बहुत बड़ा था, एक्सटेंसिव था काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, और पॉलिटिकली और मिलिटरीली बहुत पावरफुल भी था। ठीक है, फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं कि मेजर मौर्यन साइट्स यूपी में कौन कौन सी हैं। और उसके बाद इनको हमने कहाँ कहाँ से ये हमें पता चलता है, हम हमारे लिटरेरी सोर्स कौन से हैं जहाँ से हमें इन सब साइट्स के बारे में पता चलता है। ऐसे लिटरेरी सोर्सेज में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए अर्थशास्त्र। ठीक है, जो कौटिल्य ने लिखी थी उसमें इन सब चीजों का जिक्र है। ठीक है, इसी की तरह एक और बुक थी मुद्रा राक्षस। किसने लिखी थी मुद्रा राक्षस? मुद्रा राक्षस लिखी थी विशाख दत्त ने। ठीक है, विशाख दत्त पूरे मॉडर्न एम्पायर के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हमें इन दो बुक से मिली है। और इसके अलावा एक फॉरेन सोर्स भी है, इंडिका। इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने, जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में ये आया था, मेगास्थनीज। ठीक है, तो एम्पायर, ये जो फाउंडेशन पड़ी है इसकी, फाउंडेशन कब है? फाउंडेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर वो है 321 बीसी में। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको फाउंड किया और नंद डायनेस्टी को हटा के। ठीक है, और बाद में ये मगध का किंगडम कहलाया। मतलब मगध पे ही नंद वंश का भी शासन था, लेकिन मगध को इसने एक नए हाइट्स पे लेके गई मौर्यन एम्पायर। और इसकी जो कैपिटल थी, मगध की कैपिटल थी पाटलिपुत्र, या कहें मॉडर्न अंपायर की जो कैपिटल थी वो थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मतलब आज का पटना। ठीक है, पाटलिपुत्र से ही धीरे धीरे अपभ्रंश होते हुए नाम पटना हो गया। और जो चंद्रगुप्त मौर्य के पिता थे, उन्होंने वो भी एक छोटे से किंगडम के राजा थे, आपको पता हो तो, जिसका नाम था मौर्य। है ना, जो आज का गोरखपुर है ना, आज का गोरखपुर, इसी के पास जगह थी एक मौर्य। या आज का जो रामग्राम है ना, तो वहाँ पे उसकी कैपिटल हुआ करती थी पिपली वन। ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के पिता थे वो मौर्य गणराज्य के या छोटे से राज्य के एक मुखिया थे। और ये आज के गोरखपुर के पास जो रामग्राम है वहाँ की बात है। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के जो शासन में यूपी की जो मेन मेन शहर थे वो थे काशी, कौशल, ये उस समय आते थे। और एक बहुत बड़ा जो सोर्स है ये सब जानकारी का, वो है सोहगोरा इंस्क्रिप्शन। ठीक है, सोहगोरा इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है? मौर्यन एम्पायर से, और खासतौर पे चंद्रगुप्त मौर्य का ही ये इंस्क्रिप्शन है। ये कहाँ मिलता है? गोरखपुर में।
क्योंकि यूपी से रिलेटेड जानकारी है तो आपको ये मेंशन करनी पड़ेगी अपने आंसर्स में जहाँ भी जरूरत पड़े। सोहगरा इंस्क्रिप्शन चंद्रगुप्त मौर्य का है, गोरखपुर का। ठीक है, और ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है। सोहगरा प्राकृत भाषा में लिखा गया है और स्क्रिप्ट है इसकी ब्राह्मी। ठीक है, ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा। और इसमें मेनली जो एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 स्टोर हाउसेस। 3 मंजिला एक इमारत है जिसमें फूड ग्रेन अनाज भरा हुआ है। किस समय के लिए? आपातकाल के लिए। कौन सा आपातकाल होता था उस समय? ज्यादातर फेमाइन, दुर्भिक्ष अगर पड़ रहा है तो उस समय के लिए 3 मंजिला इमारत में फूड ग्रेन भरा हुआ है, सोहगरा इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर हम अशोक की बात करें तो अशोक के यूं तो 40 इंस्क्रिप्शन थे। 40 इंस्क्रिप्शन इसने देश भर में मिले इसके बनवाए हुए, इसके लिखवाए हुए। तो उनमें से 5 इंस्क्रिप्शन यूपी में मिलते हैं। ठीक है, 5 इंस्क्रिप्शन इन यूपी, और सबकी भाषा प्राकृत है और स्क्रिप्ट ब्राह्मी है अगेन। तो उसको भी आप मैप से दिखा सकते हो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। तो ये 5 कौन कौन से 5 हैं? ये 5 में सबसे पहला इंस्क्रिप्शन जो हमें मिलता है मेरठ में मिलता है। उसके बाद आपको मिलता है कौशाम्बी के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा आपको मिलेगा प्रयागराज के अंदर। ठीक है, प्रयागराज में मिलता है। और इसके अलावा आपको मिलेगा मिर्जापुर के अंदर। मिर्जापुर के अंदर इसके अलावा आपको मिलेगा सारनाथ के अंदर। तो ये आपकी 5 इंस्क्रिप्शंस आपको अशोक के बनवाए हुए मिलते हैं। ठीक है, तो और इनमें से जो मेजर इंस्क्रिप्शन है वो है, एक तो मेरठ का है मेजर इंस्क्रिप्शन, और एक है प्रयागराज का। बाकी 3 है इसमें ये माइनर रॉक एडिक्ट हैं। ठीक है, 2 इसमें मेजर पिलर एडिक्ट हैं। ठीक है, अगर आप सारनाथ की बात करें तो सारनाथ क्या है? ये सबसे ज्यादा फेमस है। भारत का जो नेशनल एम्बलम है उसमें भी जो पार्ट लिया गया है वो सारनाथ से ही लिया गया है। ठीक है, जो अ, सिंह का जो स्तंभ है। ठीक है, लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक जैसे बोलते हैं। ठीक है, लॉयन कैपिटल, लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक। ठीक है, तो लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक के बारे में आपको पता ही होगा क्योंकि प्रीलिम्स में ये सारी जानकारी आपको होती है। मतलब ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, काफी पॉलिश्ड सैंडस्टोन का बना हुआ है। ठीक है, इसमें 4 शेर बने हुए हैं। ठीक है, और 4 एनिमल भी हैं इसके अंदर, जिसमें एक शेर है, जिसमें हाथी है, जिसमें एक बुल है, और इसके अलावा एक घोड़ा है। ठीक है, तो ये 4 हैं राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में। और एक नीचे की तरफ कमल का फूल भी है। लोएस्ट पार्ट ऑफ जो कैपिटल है वो कमल का फूल है, और ये मोनोलिथिक है, ये एक ही पत्थर को काट के बनाया गया है। ठीक है, और ये किस का सिग्निफिकेंस क्या शो करता है कि महात्मा बुद्ध ने जो पहला सरमोन दिया था सारनाथ के अंदर, ये उसको सिग्निफाई करता है। उसी की याद में ये अशोक ने बनवाया था। ठीक है, इसके अलावा लॉयन कैपिटल के अलावा यूपी में और 2 स्तूप हैं बड़े इंपॉर्टेंट। एक तो है धमेक स्तूप, है ना, ये भी अशोक ने ही बनवाया था। और इसके अलावा एक चौखंडी स्तूप है, ये बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन ये 3 स्तूप ओवरऑल हैं। लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक, धमेक स्तूप, और अ, चौखंडी स्तूप। ठीक है, तो ये नेक्स्ट में हम करेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड निपटाएंगे, और उसके बाद गुप्ता एम्पायर, और फिर हम सीधे चले आएंगे मिडिवल हिस्ट्री की तरफ। तो थैंक्स।